जब भी किसी जान पहचान वाली की सक्सेस की न्यूज आती है ना। हाँ, जैसे किसी को अचानक से बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया। सही कहा। या फिर किसी दोस्त का बिजनेस रातों रात चल पड़ा, या कोई सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल हो गया, तो आइडियल केस में तो खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल खुशी होनी चाहिए। पर ईमानदारी से कहें तो कई बार उस खुशी से पहले अंदर एक अजीब सा खालीपन, एक चुभन सी महसूस होती है। एक आवाज आती है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। वही फीलिंग आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय। यही आम लेकिन बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जिसे हम तुलना से मुक्ति या फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन कह सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है ना? तो आज हम कोच मनोज की वॉरियर माइंडसेट सीरीज के एपिसोड 9 के नोट्स पर गहराई से विचार करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये प्रेशर आखिर पैदा कहाँ से होता है, और इस प्रेशर से बचना कैसे है। एग्जैक्टली। कैसे हम दूसरों की सक्सेस को देखकर परेशान होने के बजाय अपनी खुद की जर्नी पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये पीछे रह जाने का एहसास ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, इस विषय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सतह पर यानी सरफेस पर ये एक छोटी सी आदत लग सकती है, पर इसके रूट में जाएंगे ना तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल फ्रीडम के एक बहुत गहरे दर्शन से जुड़ता है। पर्सनल फ्रीडम। हाँ, क्योंकि जब कोई इंसान लगातार अपनी जगह को किसी और के अचीवमेंट के स्केल पर मापता है, तो वो अनजाने में अपनी ही असली कैपेसिटी और मेंटल पीस को दांव पर लगा रहा होता है। अपना ही नुकसान कर रहा है। बिल्कुल। हमारे आज के इस एनालिसिस से ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये पूरी प्रोसेस इंसान की एनर्जी को वहां वेस्ट कर रही है जहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलना ही नहीं है। वही तो कोच मनोज के नोट्स पढ़ते हुए जिस एक कॉन्सेप्ट ने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, वो था उनका एक फ्रेज। उन्होंने तुलना को यानी कंपैरिजन को एक इनविजिबल पॉइजन कहा है। अदृश्य जहर। हाँ, इनविजिबल पॉइजन। अब देखिए, लोग जनरली इसको बोल देते हैं डिस्ट्रैक्शन है या बुरी आदत है, पर इसे पॉइजन कहना ये बताता है कि इसका असर कितना धीमा और घातक होता है। और अदृश्य इसलिए क्योंकि इंसान को लगता है वो खुद को मोटिवेट कर रहा है। सही पकड़ा आपने। इंसान को लगता है वो कंपटीशन के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपना ही नुकसान कर रहा है। यही इल्यूजन इस जहर को इतना डेंजरस बनाता है। हमें लगता है हम हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ये जहर 3 गहरे लेवल्स पर अपना काम कर रहा होता है। 3 लेवल्स? हाँ। सबसे पहला लेवल है कॉन्फिडेंस का खत्म होना। वो कैसे? अब सोचिए, कोई अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के मिडिल या फाइनल स्टेज से करने लगे, तो नेचुरली उसे अपनी काबिलियत कम लगने लगेगी ना। बिल्कुल, अपना डे 1 किसी और के ईयर 10 से कंपेयर करना। एग्जैक्टली। फिर दूसरा बड़ा नुकसान है पीस ऑफ माइंड का। मन की शांति छिन जाती है। हाँ, इंसान वैसे बहुत खुश हो सकता है अपनी लाइफ में, पर जैसे ही वो किसी ऐसे को देखता है जिसके पास उससे कुछ बेहतर है, बस उसकी सारी सेटिस्फैक्शन उसी पल एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाती है। वो तो सबने महसूस किया होगा। और तीसरा लेवल क्या है? तीसरा लेवल, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो है फोकस का पूरी तरह से टूट जाना। फोकस का टूट जाना। अगर इस पॉइंट पर हम थोड़ा ठहरें तो इसका सीधा सा मतलब है इंसान अपनी दिशा से भटक गया, अपने रास्ते से ही हट गया। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इमेजिन कीजिए, एक रनर है, वो पूरी एनर्जी के साथ रेस ट्रैक पर दौड़ रहा है। उसकी मंजिल सामने है। हाँ, पर अगर वो सामने देखने के बजाय बार बार अपनी गर्दन घुमाकर बगल वाले ट्रैक पर दौड़ने वालों को देखने लगे कि भाई वो कितनी तेज दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड तो कम होगी, ठोकर खाकर गिरने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाएंगे। कंपैरिजन का ये इनविजिबल पॉइजन ठीक यही काम करता है। ये रनर वाला एग्जाम्पल सिचुएशन को बहुत क्लियर कर देता है। वो अपनी रेस भूल जाता है, अपने डेस्टिनेशन से पूरी तरह भटक जाता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंसान की इस कमजोरी और इस भटकाव का सल्यूशन आज के किसी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सेमिनार में नहीं मिलता। तो कहाँ मिलता है? इतिहास और दर्शन में सदियों पहले ही दे दिया गया था। कोच मनोज के नोट्स में कुरुक्षेत्र के युद्ध और अर्जुन की मेंटल स्टेट का जो हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया गया है ना, वो इस डिस्कशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हाँ, कुरुक्षेत्र वाला एग्जाम्पल वाकई बहुत डीप है। हम सब जानते हैं कि वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। दुनिया के सबसे भयंकर युद्धों में से एक। वहां प्रेशर अपने एब्सोल्यूट पीक पर था। अर्जुन, जो उस युद्ध के सबसे मेन वॉरियर थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट था। पर उस एक्सट्रीम संकट के वक्त, जब उन्हें सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत थी, तब भी उन्हें जो ज्ञान दिया गया वो कंपटीशन या किसी से बेटर साबित होने के बारे में नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है। उस बैटलफील्ड में अर्जुन को जो डायरेक्शन मिली, वो पूरी तरह से उनके धर्म यानी उनके खुद के फर्ज पर फोकस थी। किसी को हराने या सुपीरियर बनने पर नहीं।
नोट्स में क्लियर लिखा है कि अर्जुन से कभी ये नहीं कहा गया कि तुम्हें भीष्म पितामह से बेहतर योद्धा बनकर दिखाना है। या फिर द्रोणाचार्य से compete करना है। बिल्कुल। उनसे ये नहीं कहा गया कि ये साबित करो कि तुम अपने गुरु से बेस्ट हो। अर्जुन का गोल सिर्फ उस मोमेंट में जो सही था, जो उनका फिक्स्ड ड्यूटी था, उसका पूरी निष्ठा से पालन करना था। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल नेचुरली उठता है। क्या सवाल? आज का जो मॉडर्न और हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, क्या उसमें इस दर्शन को एज इट इज अप्लाई किया जा सकता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में चाहे कॉर्पोरेट लाइफ ले लीजिए, जहाँ रेटिंग इसी बात पर तय होती है कि कौन दूसरे से कितना आगे है, या एंट्रेंस एग्जाम्स देख लीजिए। एग्जैक्टली लाखों लोग एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं, हर चीज को एक रेस मान लिया गया है। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र का ये सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दो वाला रूल प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? ये सवाल बहुत वैलिड है, पर यहीं पर हमें लाइफ को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। जब हम लाइफ को एक जीरो सम गेम मान लेते हैं, यानी ऐसी रेस जहां एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है, तभी हम इस कंपैरिजन के ट्रैप में फंसते हैं। जीरो सम गेम। हाँ, लेकिन कुरुक्षेत्र का दर्शन हमें सिखाता है कि लाइफ एक्चुअल में कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये ग्रोथ की एक जर्नी है, अ जर्नी ऑफ ग्रोथ। जर्नी ऑफ ग्रोथ। जब कोई इंसान अपना पूरा ध्यान अपने खुद के डेवलपमेंट पर, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने पर लगाता है और अपने काम को कल से बेहतर करने की कोशिश करता है, तो बाहर के लोग उसके कॉम्पिटिटर रह ही नहीं जाते। तो वो क्या बन जाते हैं? वो सिर्फ अपने अपनी जर्नीज पर चलने वाले को पैसेंजर्स बन जाते हैं। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपना बेस्ट काम करने वाला इंसान वैसे भी उस सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन में आगे निकल ही जाता है, पर उसका एम किसी को हराना नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर बनाना होता है। ये नजरिया वाकई एक बहुत बड़ी आजादी देता है। बिल्कुल देता है। पर एक बात सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान से निकलकर अगर हम आज के डिजिटल एरा में वापस आएं, तो ये आजादी पाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बदल गया है। थ्योरी में सब जानते हैं कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, फिर भी हम इससे बच क्यों नहीं पाते? मनोज के नोट्स इसका एक बहुत ही डायरेक्ट रीजन देते हैं। सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया आज के टाइम में कंपैरिजन का सबसे बड़ा, सबसे इजी और सबसे लीथल सोर्स यही बन गया है। डिजिटल एज ने इस प्रॉब्लम को कई गुना मैग्नीफाई कर दिया है, और इसका मेन रीजन है वो कॉन्सेप्ट जिसे हम हाईलाइट रील वर्सेस रियल लाइफ कहते हैं। हाईलाइट रील। इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम सबको पता है कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एडिटेड है, फिल्टर किया हुआ है। फिर भी जब बार बार वो पिक्चर सामने आती हैं तो दिमाग इस इल्यूजन में फंस ही जाता है। इल्यूजन में इसलिए फंसता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है वो बहुत अनबैलेंस्ड है। अब कोई अपना फोन उठाता है, न्यूज फीड स्क्रॉल करता है तो क्या देखता है? किसी की नई लग्जरी कार, या किसी की फॉरेन वेकेशन की फोटोज, या कोई एकदम परफेक्ट फैमिली की पिक्चर। ये सब उन लोगों की लाइफ के बेस्ट, सबसे खुशी वाले मोमेंट्स हैं। ये उनकी हाईलाइट रील है। सही बात है। पर जो इंसान उसे देख रहा है वो उस वक्त कहाँ है? वो अपने घर में एक बहुत ही ऑर्डिनरी डे जी रहा है। हो सकता है वो किसी पर्सनल टेंशन में हो, बोर हो रहा हो, या कोई डेली स्ट्रगल फेस कर रहा हो। और यहीं से वो अनफेयर कंपैरिजन शुरू होता है। अनफेयर कंपैरिजन, एग्जैक्टली। एक इंसान अपनी बिहाइंड द सीन्स रियलिटी, जहां मेस है, स्ट्रगल है, ऑर्डिनरी डेज है, उसकी तुलना किसी और की केयरफुली क्यूरेटेड स्टेज परफॉर्मेंस से कर रहा है। स्टेज परफॉर्मेंस से? ये मैच तो कभी हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा गेम है जिसे खेलने से पहले इंसान हार चुका होता है, क्योंकि रियलिटी को किसी की फिल्टर्ड स्टोरी से मैच ही नहीं किया जा सकता। हर किसी की लाइफ में बुरे दिन आते हैं, फेलियर्स आते हैं। पर वो बुरे दिन किसी की टाइमलाइन पर पोस्ट थोड़ी होते हैं। वही तो, टाइमलाइन पे सिर्फ बेस्ट पार्ट्स दिखते हैं। ना देता है। उस वन साइडेड फिल्टर्ड स्टोरी को देखकर खुद को छोटा समझना, अपनी अचीवमेंट्स पर डाउट करना, ये इंसान का अपने ही साथ किया गया एक बहुत बड़ा अन्याय है। बिल्कुल। लेकिन चलिए इस डीप डाइव की सबसे अच्छी बात पर आते हैं। वॉरियर माइंडसेट की ये नोट्स सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करके नहीं रुक जाते। हाँ, उन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इस इनविजिबल पॉइजन के असर को खत्म करने के लिए एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। ये 3 स्टेप फॉर्मूला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुनने में ये जितना सिंपल है, रियल लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करना उतना ही लाइफ चेंजिंग होता है। तो चलिए पहले स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप है अपनी रेस को पहचानना, यानी आइडेंटिफाई योर रेस। यह स्टेप इस डीप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है कि हर इंसान की जर्नी, उसकी सिचुएशंस और उसके स्ट्रगल्स पूरी तरह से अलग होते हैं। ये अपनी रेस वाला आइडिया ना समझ के उन फिक्स्ड रूल्स को डायरेक्ट चैलेंज करता है, जहां एज और सक्सेस को एक साथ बांध दिया गया है।
समाज ने टाइमलाइन बना दी है। हाँ, नोट्स में इस बात पर स्पेशल फोकस है कि सक्सेस की कोई यूनिवर्सल टाइमलाइन नहीं होती। समाज का अनरिटन रूल है कि 30 तक ये बन जाओ, 35 तक उतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। पर रियलिटी ऐसी थोड़ी होती है। वही, अगर किसी को 25 साल की एज में सक्सेस मिलती है तो वो उसका अपना अलग ट्रैक था, और अगर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 40 साल लग गए तो वो भी पूरी तरह से वैलिड और रिस्पेक्टेबल जर्नी है। ये एक्सेप्ट करते ही दिमाग से बहुत बड़ा प्रेशर हट जाता है। 25 में सक्सेसफुल होने वाले की अपनी चैलेंजेस रही होंगी और 40 वाले ने एक अलग तरह का स्ट्रगल देखा होगा। दोनों की रेस अलग है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो किसी और के ट्रैक पर नहीं है, उसकी अपनी एक अलग मैराथन है, तो दूसरों की स्पीड देखकर घबराहट नहीं होती। सही बात है। और जब ये क्लैरिटी आती है ना, तब इस फॉर्मूला का दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली लाइफ में आने लगता है। दूसरा स्टेप यानी आभार प्रकट करना या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। आभार या ग्रैटिट्यूड की बात हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन कोच मनोज के नोट्स में इसे जिस तरह से कंपैरिजन के एक एंटीडोट की तरह बताया गया है, वो कमाल है। एक दवा की तरह। हाँ, ये सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट नहीं है, ये मेंटल मेडिसिन है। जब कोई अपना फोकस इस बात पर शिफ्ट करता है कि उसके पास क्या क्या है, उसकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, तो एक मैजिक होता है। वो मैजिक ये है कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम एक ही टाइम पर ग्रैटिट्यूड और जेलसी दोनों एक साथ फील नहीं कर सकते। वाओ, एक साथ दोनों नहीं हो सकते? नहीं, ग्रैटिट्यूड का सीधा सा मतलब है अबंडेंस की मेंटालिटी। जब कोई इस बात के लिए दिल से थैंकफुल होता है कि उसके पास क्या है, तो वो लैक या कमी की मेंटालिटी से बाहर आ जाता है। यानी फोकस उस चीज पर है जो मौजूद है। नोट्स में भी बताया है कि ग्रैटिट्यूड की ये फीलिंग उस इनविजिबल पॉइजन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है और उसे बेअसर कर देती है। बिल्कुल। अब सोचिए, दिमाग सुबह उठकर इस बात पर फोकस्ड है कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है, तो उसके पास ये सोचने की एनर्जी कहाँ बचेगी कि सामने वाले के पास मुझसे ज्यादा क्या है। टाइम ही नहीं बचेगा ऐसी बातों के लिए। और जब माइंड से ये जेलसी और कमी वाली फीलिंग साफ हो जाती है, तब आता है इस फॉर्मूला का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट फोकस। ये तीसरा स्टेप हमें वापस कुरुक्षेत्र वाले कॉन्सेप्ट पर ले जाता है। इसका कोर मैसेज यही है कि बाहर की दुनिया से, सोसाइटी से या किसी और से compete करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही वैलिड कंपटीशन है, और वो है अपने बीते हुए कल से, पास्ट सेल्फ से। हाँ, बस खुद से पूछना है कि क्या मैं आज उस इंसान से थोड़ा बेहतर हूं जो मैं कल था? क्या मैंने किसी वीकनेस पर काम किया? क्या कोई नई स्किल सीखी? ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का अप्रोच इंसान की सारी एनर्जी को बाहर से समेटकर अंदर की तरफ मोड़ देता है, और तब एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाती है। एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। नोट्स में इसका एक बहुत ही खूबसूरत कंक्लूजन लिखा है। उन्होंने लिखा है कि तुलना इंसान को हमेशा छोटा महसूस कराती है, जबकि विकास यानी ग्रोथ इंसान को शक्तिशाली बनाता है। ये बहुत पावरफुल लाइन है ना? जब हम दूसरों को देखकर कंपेयर करते हैं तो हम अपनी ही नज़रों में सिकुड़ जाते हैं, डर जाते हैं। पर जब हम अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं तो हमारे अंदर एक विस्तार होता है, एक नए कॉन्फिडेंस का संचार होता है। और इस एनर्जी के रिजल्ट बहुत साफ दिखते हैं। जब कंपैरिजन का ये बाहरी चश्मा हट जाता है तो सबसे पहला चेंज आता है मेंटल पीस, एक ऐसी शांति जो पहले नहीं थी। फोकस वापस आ जाता है। बिल्कुल, जो एनर्जी पहले दूसरों को देखने में जल रही थी वो वापस आती है। काम पर फोकस स्ट्रांग होता है और कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोई और फेल हुआ या पास, वो सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ पर बेस्ड है। इस पूरी मेंटल स्टेट को और इस फ्रीडम को याद रखने के लिए नोट्स में एंड में एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी गई है, एक शेर की, यानी टाइगर की। टाइगर की एनालॉजी। जरा सोचिए, जब एक शेर जंगल में होता है तो वो किसी हिरन, चीते या किसी भी तेज दौड़ने वाले जानवर के साथ रेस नहीं लगाता। उसे जरूरत ही नहीं होती। वो ये प्रूफ करने के लिए बेचैन नहीं रहता कि मैं जंगल में सबसे तेज भाग सकता हूँ। ये सच में एक बहुत ही यादगार एग्जाम्पल है। शेर अपनी वैल्यू या अपनी स्ट्रेंथ किसी और की स्पीड को देखकर तय नहीं करता। उसकी रेस अलग है। वो अपनी नेचर को जानता है, वो अपनी ताकत पहचानता है। हाँ। वो बिना वजह किसी से compete नहीं करता। हाँ। पर फिर भी बिना किसी रेस के वो जंगल का राजा होता है। राजा होता है। वो अपने आप में पूर्ण है, उसे बाहर किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए होती। आखिरकार अपनी रेस खुद दौड़ना और अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट करना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। तो आज हमने इस गहन चर्चा में समझा कि कैसे कंपैरिजन का ये अदृश्य जहर, इनविजिबल पॉइजन, हमारे कॉन्फिडेंस, पीस और फोकस को डिस्ट्रॉय करता है।
और देखा कि सोशल मीडिया का इल्यूजन कैसे काम करता है। प्रॉब्लम का रूट एक ही है, बाहर की तरफ देखना। और सबसे मेन चीज, हमने उस 3 स्टेप फॉर्मूला को डिकोड किया। अपनी रेस पहचानना, ग्रैटिट्यूड को लाइफ का हिस्सा बनाना और सिर्फ अपने बीते हुए कल से compete करना। एक वॉरियर की तरह इस जाल से आजाद होना। ये एनालिसिस हमें बार बार याद दिलाता है कि लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे अपने अंदर चलने वाले थॉट्स हैं। जब हम उन थॉट्स को सही डायरेक्शन दे देते हैं तो बाहर की कोई सक्सेस हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सच में बहुत गहरा विचार है ये। और अब इस डीप डाइव के बिल्कुल एंड में इसी थॉट को एक स्टेप और आगे ले जाते हुए एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी सोच के उस पार देखने पर मजबूर करेगा। वो क्या है? आज हमने डिटेल में बात की कि दुनिया से कंपैरिजन छोड़कर हमें सिर्फ अपने बीते हुए कल से पास्ट सेल्फ से compete करना चाहिए। ये प्रिंसिपल सुनने में बिल्कुल सही लगता है, पर इससे एक बहुत डीप सवाल उठता है। अगर हमें सिर्फ अपने बीते हुए कल से ही compete करना है, तो हम अपनी प्रोग्रेस को आखिर मापेंगे कैसे? क्या कल से बेहतर बनने की हमारी डेफिनेशन सच में हमारी अपनी है, या वो भी जाने अनजाने में दुनिया और समाज के स्टैंडर्ड्स द्वारा ही तय की जा रही है? ये सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।